हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप पिछली उम्मीद है आप लोग पिछली क्लास जरूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देखिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, जेई, एलपी टेक्नीशियन या एसएससी, जीडी, सीएसएल, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली एसआई हो, या बिहार पुलिस, बिहार एसआई हो, बीएपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो क्लास को रेगुलर देखिएगा। आप क्लास में बने रहिएगा। आप पूरी क्लास देखिए, शिद्दत के साथ देखिए, तो आपको सफलतापूर्वक ज़रूर मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप शिद्दत से कोई भी क्लास देखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आपको 100% एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेगा। तो आपसे उम्मीद है, होप है, आशा है कि आप ज़रूर देखिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कैसी क्लास लगी है, और क्लास को रिवाइज करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास रहती है 10 या 15 मिनट की क्लास, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है बस। तो आप निश्चित तौर से ये ठान लीजिए, डेली हमें रिवीजन करना है, ठीक। डेली रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत से बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपको ज़रूर 100% फ़ायदा मिलेगा। आप रिवाइज करेंगे तो, डेली क्लास देखेंगे तो, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। क्या भारत का संवैधानिक विकास, इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे हम आज उनको देखने वाले हैं। तो चलिए आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था, याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। किस लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा पॉइंट चाहे। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, याद रखिएगा, ठीक। इसी एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया था। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंस को कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी एक्ट के तहत, कौन से तहत के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा चाहे, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे, तो याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। तो किसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो किसके अंतर्गत स्थापना हुई थी, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में, 1773 में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी, तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, ठीक। तो किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लिख लीजिए, चाहे बोल दे रहा हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक, एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार बनाया गया, ठीक, 1773 में। इसकी नींव 1774 में रखा गया था, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है,
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन से थे? एलिजा एम्पे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। तो कौन थे? एलिजा एम्पे थे। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? क्या मिला था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किस एक्ट के तहत मिला था? याद रखिएगा 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट के तहत इन्होंने फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था? याद रखिएगा 1813 में। कब? 1813 में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किसके अंतर्गत? 1813 का चार्टर अधिनियम। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? कौन सा एक कारण था? तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, ये एक कारण था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? कौन सा एक नहीं था? तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये नहीं था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा ये की गई थी कि लोक सेवा की परीक्षा जो होगी इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से की गई थी। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो आप रेगुलर रिवाइज करते रहिएगा, रेगुलर क्लास देखते रहिएगा, तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। कोई भी चीज़ होगा रेगुलर करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट और याद भी रहेगा। कोई भी चीज़ बार बार करते हैं तो उसका याद रहना कॉमन हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो कब सिद्धांत स्वीकार किया गया था? याद रखिएगा 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? 1853 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? कब किया था? तो चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधि शक्तियों को पृथक करने का निश्चित कदम उठाया गया था। इस अंतर्गत ठीक क्या किया गया था? कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हो गए थे? तो कब सहमत हो गए थे? 1920 में। कब सहमत हो गए थे? 1920 में। याद रखिएगा। वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रारंभ हुई थी। कब आयोजित होने लगी थी? वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। इसके तहत यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। कब पहले आयोजित होती थी? केवल इंग्लैंड में। सबसे 1922 में कब आयोजित होती थी? इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। याद रखिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा कहाँ आयोजित होती थी? इंग्लैंड में। ठीक। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1926 में।
1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। ठीक। इसके बाद वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1935 में कब हुआ? 1935 में लोक सेवा के आधार पर, लोक सेवा के अधीन लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं लोक सेवा के अधीन लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। आयोग का गठन हुआ कब हुआ था? 1935 में। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था, याद रखिए। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्रता परीक्षा आयोजित करने का प्रारंभ किया था। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया था, याद रखिए, 1937 से। ठीक। वर्ष 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, संविधान लोक सेवा आयोग को, संविधान याद लिख लीजिएगा, संविधान लोक सेवा आयोग को, लोक सेवा आयोग को यानी FPSC का नाम बदल कर क्या किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग किया गया। ठीक। इसका नाम बदल कर कब नाम बदला गया? 1950 में संविधान लोक सेवा आयोग का FPSC का नाम बदलकर क्या रखा गया? संघ लोक सेवा आयोग। क्या रखा गया था? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो यूपी क्या जिसे बोलते हैं UPSC, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? UPSC, याद रखिएगा। तो इसका नाम कब बदला गया था? 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान लोक सेवा आयोग का गठन FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो 1833 चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? किसके अधीन कर दिया गया था? 1834 में। 1834 में। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। क्राउन को स्थानांतरित किया गया तो कब किया गया था? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो किसके तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक, याद रखिएगा। ये अध्यादेश के तहत ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकते थे। कितने माह तक? याद रखिए, ये भी पूछ लेगा। 6 माह तक ही लागू रह सकते थे। 6 माह तक लागू रह सकते थे, याद रखिएगा। पूछ लेगा अध्यादेश कब तक रह सकते थे लागू? 6 माह तक, याद रखिए, पॉइंट पूछ सकता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार
और बल प्रदान किए गए थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत, याद रखिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंतर्गत प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम भारत निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत तो भारत निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 1892। कब? 1892 में भारत निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? एक्ट कब पारित किए गए थे? तो याद रखिएगा 1835 में, 1867 में, 1878। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, 1908। मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1861 में स्थापना हुई थी। ये तीनों जगह याद रखिए उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। याद रखिए, पूछा जाता है अलग अलग क्वेश्चनों में, अलग अलग हिसाब से पूछा जाता है। बॉम्बे में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। मद्रास में कब हुई थी? 1861। कलकत्ता में कब हुआ था? 1861 में, याद रखें, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था? तो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 में का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत संवैधानिक प्रयोग में सबसे लंबे कम समय तक चला था भारत में ब्रिटेन के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा मिंटो मार्ले सुधार 1909, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? क्या आरंभ किया था? किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, कब जाना जाता है? तो मानटेंग्यू घोषणा के नाम से। कब? मानटेंग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। ये पूछा जाता है क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। किसके आधार बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो आप लोगों को होप है, आशा है कि क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को रिवाइज करते रहेगा, देखते रहेगा और डेली देखिए, डेली रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा।